नमस्कार। अफ्रीकी देश डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसके पड़ोसी युगांडा में दहशत का माहौल है और वो डर अब पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। वहां इबोला नाम की उस पुरानी बीमारी ने फिर से सर उठाया है जिसने अतीत में कई बार भयंकर तबाही मचाई है। इस बार हमला उसके सबसे घातक रूप ने किया है, जिसे मेडिकल साइंस में बुंडीबुजियो वेरिएंट कहा जाता है। यह नाम सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका खौफ वहां रहने वाले लोगों के लिए भयानक सपना बन चुका है। ग्राउंड जीरो पर हालात कितने गंभीर हैं, इसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से समझिए। अस्पतालों के बाहर बदहवास मरीजों की भीड़ है और अंदर पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी दिन रात मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई 2026 तक 131 लोगों की जान जा चुकी है और 500 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, उन परिवारों का दर्द है जो हमेशा के लिए उजड़ गए। गांवों से लेकर शहरों तक मातम पसरा है और लोग अपनों से मिलने में भी घबरा रहे हैं। हालात बेकाबू होते देख WHO को तुरंत बड़ा कदम उठाना पड़ा है। संस्था ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। आम इंसान के नजरिए से समझें तो पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन बज चुका है। जब भी ऐसी घोषणा होती है तो इसका मतलब होता है कि बीमारी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तुरंत पहरा बिठाना होगा। देशों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हाई अलर्ट पर रखनी होंगी। मेडिकल फंड और इमरजेंसी मदद जुटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है ताकि वायरस को उसी इलाके में रोका जा सके। अलर्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह है इस वायरस की मारक क्षमता। ये कोई आम वायरल या फ्लू नहीं है जिसे घर पर रहकर ठीक किया जा सके। बुंडीबुजियो वेरिएंट की मृत्यु दर 30 से 40% के बीच आंकी गई है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोग संक्रमित होते हैं तो बिना सही इलाज के 30 से 40 मरीजों की मौत तय मानी जाती है। मेडिकल जगत के लिहाज से यह आंकड़ा बेहद खतरनाक है। सोचकर देखिए, जहां बचने की गुंजाइश इतनी कम हो, वहां काम कर रहे डॉक्टर्स और आम जनता पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ग्लोबल ट्रैवल के आज के मॉडर्न दौर में जहां इंसान कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है, ये बीमारी सिर्फ अफ्रीका तक सिमटकर नहीं रहने वाली। इसी वजह से कई देशों ने अपनी हवाई और जमीनी सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि इबोला वायरस अचानक इतना खतरनाक क्यों हो गया? तो इसका जवाब इसके खतरनाक इतिहास में छुपा है। विज्ञान की दुनिया में इस वायरस को फाइलोविरिडे परिवार का हिस्सा माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो बेहद जानलेवा वायरसेस का कुनबा है। इसकी 6 अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें जाए, सूडान और बुंडीबुजियो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। बुंडीबुजियो वही नाम है जिसने डीआरसी में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। इस वायरस का खौफ इसके मृत्यु के आंकड़ों में झलकता है। आमतौर पर कोई भी बीमारी कुछ प्रतिशत मरीजों की जान लेती है, वहीं इबोला की मृत्यु दर 25 से लेकर 90% तक जाती है। इससे संक्रमित होना यानी सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। कब आप सांप के मुंह में चले जाएं पता नहीं चलता। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। साल था 1976 और जगह थी जाए, जिसे आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जाना जाता है। वहां के याम्बुक गांव में 42 साल के हेडमास्टर माब्लो लोकेला लंबी यात्रा से लौटे थे। रास्ते से उन्होंने कुछ बुश मीट यानी जंगली जानवर का मांस खरीदा था। घर लौटने के कुछ दिन बाद उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। इलाज के लिए वो स्थानीय अस्पताल पहुंचे। उस समय डॉक्टर्स को लगा कि मलेरिया है। इसी गलतफहमी में उनका इलाज शुरू हो गया। बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर मरीज के शरीर से खून बहने लगा और उनकी जान चली गई। असली तबाही उस अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर शुरू हुई थी। उस दौर में संक्रमण से बचाव के तरीके बहुत अच्छे नहीं थे। अस्पताल के स्टाफ ने कई मरीजों के लिए बिना स्टरलाइज की गई सुइयों का इस्तेमाल किया। यही छोटी सी लापरवाही सैकड़ों लोगों के लिए मौत का फरमान बन गई। वो अनजान बीमारी जंगल की आग की तरह मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टर्स में फैलने लगी। मौत का आंकड़ा 88% तक पहुंच गया। संक्रमण ने जिसको भी पकड़ा उसका बचना नामुमकिन सा हो गया। उस गांव के पास से इबोला नाम की नदी बहती थी। वैज्ञानिकों ने उस अनजान दुश्मन को उसी नदी का नाम दे दिया। ऐसे जन्म हुआ इबोला वायरस का। लगभग उसी समय जाए के पड़ोसी देश सूडान में भी ऐसा ही रहस्यमयी कहर टूटा।
वहां संक्रमण का केंद्र सूती कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री थी, जहां काम करने वाले मजदूर बिल्कुल उन्हीं लक्षणों के साथ दम तोड़ रहे थे। फैक्ट्री में काम करने वाले 284 मजदूर इस वायरस की चपेट में आए, जिनमें से 151 लोगों की मौत हो गई। जब जांच टीमों ने उस कारखाने का मुआयना किया तो उन्हें छत की कड़ियों से लटकते हुए हजारों चमगादड़ मिले। मेडिकल साइंस के लिए यह बहुत बड़ा सुराग था। ये चमगादड़ ही वायरस का असली घर थे। इंसान जैसे ही इनके संपर्क में आया, वायरस ने अपना दायरा बढ़ा लिया। नदी के किनारे बसे गांव और सूती कारखाने से शुरू हुआ ये जानलेवा सफर दशकों तक अफ्रीका के घने जंगलों में ही दबा रहा। वायरस कई सालों तक छुपकर शिकार करता रहा और इंसान बेखबर रहा। फिर वो मनहूस दौर आया जब इस वायरस ने जंगलों की सीमाएं तोड़ दी। साल 2014 में इसने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। इस बार हमला पश्चिम अफ्रीका के देशों गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में हुआ। वायरस ने पहली बार घने जंगलों की हद पार करके भीड़भाड़ वाले शहरों में कदम रखा था, जहां की घनी आबादी इसके लिए खुले मैदान की तरह साबित हुई। शहरों में लोग बहुत करीब रहते हैं, इसलिए वहां ऐसे संक्रमण को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2016 के दौरान इस महामारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन 2 सालों में 28,616 लोग इस बीमारी की चपेट में आए। इलाज और सुविधाओं की कमी के कारण 11,325 मरीजों की जान चली गई। ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर दर्ज संख्या नहीं है, ये वो भयानक त्रासदी है जिसने हजारों परिवारों का नामो निशान मिटा दिया। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को समझ आ गया था कि यह वायरस अब सिर्फ अफ्रीका की समस्या नहीं है। अगर दुनिया में इबोला के सबसे बड़े हॉटस्पॉट की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम सबसे ऊपर आता है। 1976 में पहली बार पहचान में आने के बाद से DRC अब तक 17 बार इबोला का प्रकोप झेल चुका है। वहां के घने रेन फॉरेस्ट और प्राकृतिक माहौल इस वायरस को छिपने की पूरी जगह देते हैं। इसी वजह से बार बार ये बीमारी लौटकर वहीं आती है और तबाही मचाती है। DRC ने अपना दूसरा सबसे बड़ा इबोला संकट 2018 से 2020 के बीच झेला। इस दौर में वायरस की मारक क्षमता 86% दर्ज की गई, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। उस वक्त डॉक्टर्स के लिए यहां सिर्फ बीमारी ही चुनौती नहीं थी, तब वहां दशकों पुराना गृह युद्ध भी चल रहा था। गोलियों की गूंज और हमलों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों का काम करना मौत को दावत देने जैसा था। लोग दहशत में थे और इलाज के लिए मेडिकल टीमों तक पहुंचना नामुमकिन हो रहा था। बाहर गोलियों का खौफ और अंदर वायरस का। युद्ध के माहौल ने हालात को और भी ज्यादा बदतर बना दिया था। जो मरीज किसी तरह अस्पताल पहुंच भी जाते, उन्हें वायरस अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। बाहर से दिखने वाले इस दुश्मन का खौफ तो दुनिया ने देख लिया। शरीर के अंदर जाने के बाद ये वायरस ऐसा क्या करता है कि इंसान की मौत लगभग तय हो जाती है। सोचिए, तो शरीर में घुसने के बाद ये दुश्मन तुरंत हमला नहीं करता, पहले अपनी फौज तैयार करता है और मौके का इंतजार करता है। मेडिकल भाषा में इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसमें 2 से 21 दिन तक का वक्त लग सकता है। शुरुआत में मरीज को तेज बुखार आता है, सर में भारी दर्द होता है और बहुत थकान लगती है। ये लक्षण आम फ्लू या मलेरिया जैसे लगते हैं। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी चाल है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी धोखा दे देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वायरस का असली और भयानक रूप सामने आने लगता है। मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। लगातार उल्टियां और दस्त शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगहों से खून बहना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से, नाक से और कभी कभी तो आंखों से भी खून आने लगता है। मरीज दर्द से तड़पने लगता है। ये सब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ सतर्क करना है। बहरहाल, कोई वायरस मानव शरीर का ऐसा हाल कैसे कर सकता है, इसे समझने के लिए आपको इसके काम करने का तरीका जानना होगा। वैज्ञानिकों की माने तो इबोला वायरस ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। पुराने जमाने की कहानियों में जैसे लकड़ी के विशाल घोड़े के अंदर छिपकर दुश्मन किले में घुस जाते थे, बिल्कुल वैसे ही इंसानी शरीर में मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो बीमारियों से लड़ने वाले सिपाही हैं। इबोला वायरस इन्हीं सिपाहियों को अपना निशाना बनाता है। ये रक्षक सेल्स के अंदर घुस जाता है, उन्हें ही अपनी सवारी बना लेता है। सिपाहियों के भेष में छिपा ये वायरस पूरे शरीर के अहम अंगों तक पहुंच जाता है। इम्यून सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगती। जब शरीर के बचाव तंत्र को इस बड़े धोखे का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बौखलाहट में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है।
वो पूरी तरह अनियंत्रित होकर ऐसे रसायन छोड़ने लगता है जो वायरस से ज्यादा इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। साइटोकाइन स्टॉर्म शरीर के अंदर रसायनों का ऐसा तूफान है जो खुद को ही तबाह करने लगता है। इस तूफान का सबसे बड़ा असर हमारी खून की नलियों पर पड़ता है। शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं। इन अनगिनत थक्कों की वजह से शरीर के अहम अंगों तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। साथ ही खून जमाने वाले प्रोटीन भी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि नसों से अनियंत्रित खून बहने लगता है। खून की नलियां अंदर से फट जाती हैं और ब्लड प्रेशर तेजी से गिर जाता है। इसी वजह से इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और यही मल्टी ऑर्गन फेलियर मौत की वजह बनता है। इतनी खौफनाक मौत देने वाला वायरस अगर हवा में फैलने लगे तो क्या होगा? क्या ये बीमारी भी कोविड की तरह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? तो जवाब है नहीं। इबोला कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। यही राहत की बात है जो इंसानों को मिली हुई है। यह वायरस मरीज के खांसने या छींकने से दूर बैठे इंसान तक नहीं पहुंच सकता। इसके फैलने का तरीका बहुत अलग है। यह तभी फैलता है जब कोई स्वस्थ इंसान मरीज के खून, लार, पसीने या उसके इस्तेमाल किए गए कपड़ों को छूता है। बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आते ही वायरस नए शरीर में घुस जाता है। अफ्रीका में होने वाले पारंपरिक अंतिम संस्कार भी इसके फैलने की बड़ी वजह रहे हैं। वहां लोगों को दफनाने से पहले शरीर को नहलाने और छूने की पुरानी परंपरा है। मौत के समय शरीर में वायरल लोड अपने चरम पर होता है। ऐसे में भावुक होकर अंतिम विदाई देने वाले लोग अनजाने में खुद इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जब मेडिकल टीम्स ने इन पुरानी परंपराओं को रोकने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे बीमारी और ज्यादा फैल गई। बीमारी कितनी तेजी से फैलेगी इसे नापने के लिए मेडिकल साइंस में R0 नाम का पैमाना होता है। WHO के मुताबिक कोविड-19 का R0 5.7 था। इसका मतलब है कि कोविड का मरीज औसतन 5 से 6 लोगों को बीमार कर सकता है। इसी वजह से वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला। हवा में फैलने की वजह से उसे रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं इबोला का R0 औसतन 1.5 से 2.5 के बीच है। तो इसका मतलब ये कोविड जितनी तेजी से नहीं फैलता, पर असली डर इसके मृत्यु दर में छिपा है। कोविड में जान जाने का खतरा बहुत कम था, पर इबोला से संक्रमित होने वाले 50% मरीजों की मौत तय मानी जाती है। ये बहुत तेजी से भले ना फैले, पर जिसे भी छूता है उसके बचने की उम्मीद बहुत कम बचती है। कम लोगों में फैलकर भी ये कहीं ज्यादा जाने लेता है। मई 2026 का महीना ग्लोबल हेल्थ के लिए दोहरा संकट लेकर आया। उसी समय जब DRC में इबोला तबाही मचा रहा था, मीलों दूर समंदर के बीच MV हॉन्डियस नाम के क्रूज शिप पर भी चीख पुकार मची थी। इस पर हमने एक एपिसोड भी किया था। उस शिप पर एंडीज हंता वायरस नाम की नई बीमारी फैल गई थी। हंता वायरस वैसे तो चूहों से फैलता है, पर इस एंडीज वेरिएंट ने क्रूज पर मौजूद लोगों को आपस में ही संक्रमित करना शुरू कर दिया। इस वायरस ने क्रूज पर मौजूद 3 यात्रियों की जान ले ली। इसकी मृत्यु दर भी 35% दर्ज की गई, जो इबोला के ही करीब है। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को परेशान कर दिया है। इनसे साबित हो गया है कि आज के मॉडर्न दौर में कोई भी बीमारी किसी एक खास इलाके तक सीमित नहीं रहती। जो वायरस आज अफ्रीका के किसी अनजान जंगल या समंदर के बीच किसी क्रूज पर है, वो कल सुबह की फ्लाइट से आपके शहर तक पहुंच सकता है। इतनी डरावनी स्थिति से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पास कोई वैक्सीन या इलाज मौजूद है जो हमें बचा सके? जवाब हाँ और ना दोनों है। सालों की मेहनत के बाद मेडिकल साइंस ने कुछ कामयाबी हासिल की है। अमेरिका की बड़ी स्वास्थ्य संस्था FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि इंसानों ने इबोला के लिए अर्वेबो नाम का पहला टीका बना लिया है। इसके साथ ही ज़ैब्डेनो नाम की वैक्सीन, इनमज़ेब और इबांगा जैसी असरदार दवाएं भी मौजूद हैं। ये दवाएं वायरस को शरीर में फैलने से रोकती हैं और मरीज की जान बचा सकती हैं। इस कामयाबी के साथ बहुत बड़ी परेशानी जुड़ी है। ये सारी दवाएं और वैक्सीन सिर्फ इबोला के ज़ाई वेरिएंट पर असर करती हैं, लेकिन अभी जो बुंडी बुजियो वेरिएंट कहर बरपा रहा है, उसके लिए वैज्ञानिकों के पास कोई भी पक्का इलाज नहीं है। दुनिया भर की मेडिकल टीमें इस नए दुश्मन के सामने खाली हाथ खड़ी हैं। यही वजह है कि कोंगो और युगांडा में वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां आपके मन में एक सवाल आ सकता है, पहले कोविड, फिर इबोला और हंता, आखिर ये खूंखार वायरस इंसानों तक पहुंच कैसे रहे हैं? इसका जवाब हमारे ही लालच में छुपा है।
इंसान लगातार जंगल काट रहा है और जानवरों के घर पर कब्जा कर रहा है। जब इंसान और जंगली जानवर आमने सामने आते हैं तो जानवरों की बीमारियां इंसानों के शरीर में छलांग लगा देती हैं। मेडिकल भाषा में इसे जूनोटिक स्पिलओवर कहा जाता है। जब तक पर्यावरण का विनाश नहीं रुकेगा तब तक ऐसे नए नए वायरस जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों तक आते रहेंगे। इससे बचने का बस यही रास्ता है कि हम वन हेल्थ नजरिया अपनाएं। इसका मतलब है कि इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों की सेहत आपस में गहराई से जुड़ी है। हम इस बात को समझें। हमें सिर्फ किसी खास वेरिएंट की दवा बनाने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेडिकल साइंस को पैन वायरल इलाज खोजना होगा। ऐसी दवाएं बनानी होंगी जो वायरस के हर रूप को खत्म कर सकें। कुदरत हमें लगातार चेतावनी दे रही है। अब फैसला हमारे हाथ में है। हम इन चेतावनियों से सबक लेते हैं या किसी और बड़े घातक वायरस के हमले का इंतजार करते हैं। फिलहाल तो हमें ये करना है कि हमें अपनी यात्रा को कम से कम करना है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, विदेश की यात्रा इस समय ना करें तो अच्छा है। ये जो बीमारियां लगातार फैल रही हैं, इन पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है या आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा।